Hello everyone, this is Sunita Chaudhary, Associate Professor Physics, MLV Government College, भीलवाड़ा। हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो जाता है रदरफोर्ड को। 1906 में उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया जिसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय एटम। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। थॉमसन ने जो एटम का मॉडल प्रपोज किया था, प्लम पुडिंग मॉडल, जिसके अकॉर्डिंग परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें कि उसका पॉजिटिव चार्ज और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धंसे गए। उसकी प्रामाणिकता को जांचने के लिए रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट की और ये न्यूक्लियर फिजिक्स के केस में एक माइलस्टोन साबित हुआ। और जो थॉमसन का जो मॉडल था एटम मॉडल, उसको डिस्कार्ड किया गया और एटम का एक नया मॉडल इस्टेब्लिश हुआ जिसको हम न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम कहते हैं, जो कि रदरफोर्ड ने प्रपोज किया। यही एक्सपेरिमेंट 1909 में इनके दो स्टूडेंट्स गाइगर और मार्सिटन, इन्होंने इम्प्रूव करके किया। इन्होंने मेटल के जगह गोल्ड की थिन फिल्म ली जिसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हम देखें इसमें जो टर्म आ रही है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या है? व्हाट इज स्कैटरिंग? स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन, डिफ्लेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ ड्यू टू इंटरेक्शन। जब हम देखते हैं कोई पार्टिकल गति कर रहा है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, अगर इसके आसपास कुछ दूसरे एटम पार्टिकल नहीं है तो ये सीधा अपनी मूल दिशा में गति करता रहेगा। लेकिन कोई दूसरा पार्टिकल, एटम या कुछ और चीज़ की प्रेजेंस के कारण, मान लीजिए कुछ और चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है और ये दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, सेम चार्ज है, इन पे रिपल्शन है, तो उसके कारण वो अपने मार्ग से डेविएट हो जाएगा और वो दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो इसकी गति की दिशा में परिवर्तन होता है किसी एक एंगल से, वो कहलाती है स्कैटरिंग या प्रकीर्णन। तो मूल मार्ग से विक्षेपित होने की घटना को हम प्रकीर्णन कहते हैं। यहाँ पर हमें ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाई दे रहा है, जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट्स गाइगर मार्सिटन ने परफॉर्म किया था। ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव सोर्स है जो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है हाई एनर्जी के। ये लेड की ब्रिक्स हैं जिसके यूज़ किया जाता है अल्फा के बीम को कॉलिमेटेड करने के लिए। यहाँ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है, यहाँ एक मेटल की थिन फिल्म ली गई, इतनी थिन फिल्म कि एक अल्फा पार्टिकल का एट ए टाइम एक ही एटम से इंट्रैक्शन होता है। रदरफोर्ड ने ये थिन फिल्म सिंपल मेटल की ली थी, गाइगर वगैरह ने इसको गोल्ड से रिप्लेस किया। गोल्ड जो है अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में बहुत हैवी है, तो उससे जो रिजल्ट्स मिले ज़्यादा बेटर मिले। जो अल्फा पार्टिकल बिना इंट्रैक्शन के सीधे निकल गए आगे, बिना स्कैटर्ड हुए, ज़्यादातर पार्टिकल वो यहाँ दिख रहे हैं। थीटा एंगल से जो स्कैटर पार्टिकल है वो यहाँ जा रहे हैं, एक डिटेक्टर की हेल्प से उनको अपने डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पूरा आपका एक जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन है। जो पार्टिकल बैक स्कैटर्ड हो गए, विपरीत दिशा में चले गए, वो भी इसमें अपने नोट कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसमें से जो ऑब्जर्वेशन दिखे उनको एक्सप्लेन करने के लिए जब रदरफोर्ड ने थॉमसन के मॉडल को अज्यूम किया, तो हम देखते हैं कि थॉमसन का अगर मॉडल, एटम का जो मॉडल है वो सही है, तो अल्फा पार्टिकल को 1 या 2 डिग्री से ज़्यादा स्कैटरिंग उसकी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन एक्चुअल में जो रिजल्ट्स मिले वो काफ़ी चौंकाने वाले थे। जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो हम देखें। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल डू नॉट सफ़र एनी कॉलिजन और इंट्रैक्शन। 99.8% जो अल्फा पार्टिकल थे वो बिना स्कैटर्ड हुए सीधे अपनी मूल दिशा में आगे चले गए, जैसा कि थॉमसन के मॉडल से भी जाहिर था और ऐसा होना चाहिए था। कुछ पार्टिकल स्मॉल एंगल स्कैटरिंग भी, मतलब उनका लघु कोण से प्रकीर्णन हुआ। कुछ पार्टिकल्स की, बहुत ही कम पार्टिकल्स की लार्ज एंगल स्कैटरिंग हुई और कुछ तो बैक स्कैटर्ड भी हो गए। लगभग 10,000 में से एक पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल बैक स्कैटर, मतलब वापस अपनी विपरीत दिशा में चला गया। तो ये जो वृहद कोण प्रकीर्णन है और बैक
बैक स्कैटरिंग, लार्ज एंगल स्कैटरिंग और बैक एंगल स्कैटरिंग, ये चीज़ हम थॉमसन के मॉडल से समझा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल है, उसको वापस से अपनी दिशा में जाने के लिए यानी कि बैक स्कैटर्ड होने के लिए ही मस्ट एक्सपीरियंस ए लार्ज रिपल्सिव फोर्स, और ये तभी पॉसिबल है जब जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के बजाय किसी एक ही जगह पर केंद्रित हो और अल्फा की उससे टक्कर हो, जो कि रदरफोर्ड ने माना। रदरफोर्ड ने क्या किया, उसने कहा जो ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिले लार्ज एंगल स्कैटरिंग और बैक स्कैटरिंग ये तभी पॉसिबल है, और ये जो लार्ज रिपल्सिव फोर्स है इट कुड बी प्रोवाइडेड ओनली इफ द मास एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज concentrated at a particular space that is in the center of atom। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कराया गया इसमें जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिले, जो प्रेडिक्शन थे, उनको अगर समझाना पड़े तो उसके लिए एटम का नया मॉडल सोचना पड़ेगा, और इस सब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के लिए रदरफोर्ड ने 1911 में न्यूक्लियस की हाइपोथेसिस प्रपोज की और एटम का, परमाणु का एक नया प्रतिरूप दिया जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम। साथ ही इसको प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है। ये देखिए, ये डायग्राम है जो दिखा रहा है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या प्रपोज किया, एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास, मतलब कि जो परमाणु का पूरा धनावेश है और अधिकांश द्रव्यमान है, दैट इज कंसंट्रेटेड इन स्मॉल वॉल्यूम एट सेंटर विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी नाभिक। तो नाभिक को यहाँ पर डिफाइन किया गया कि नाभिक परमाणु के केंद्र में रहने वाली एक छोटी सी जगह है जहाँ पर उसका सारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहते हैं और मोस्ट ऑफ द मास वहाँ पर कंसंट्रेटेड है। साथ ही जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट जस्ट लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, जैसे सन के चारों ओर एक प्लैनेट घूमता है उसी तरह से न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो हम देखते हैं ये एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर में बहुत ही छोटी साइज का, एटम के कंपैरिजन में छोटी साइज का न्यूक्लियस है जिसपे पॉजिटिव जेडी चार्ज है, और जो इक्वल अमाउंट पे नेगेटिव चार्ज है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो ये है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने और जो भी एक्सपेरिमेंट किए उनके बेसिस पर न्यूक्लियस की साइज का भी आइडिया दिया, जो किस ऑर्डर का आता है, 10⁻⁻14 और 10⁻⁻15 मीटर, मतलब फर्मी। 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का जो साइज है वो काफ़ी कम है। एटम की साइज है एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की और न्यूक्लियस की साइज है फर्मी ऑर्डर की। तो हम ये कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, एटम का काफ़ी सारा भाग खाली है। तो एटम को दो रीजन में हम डिवाइड कर सकते हैं, पहला न्यूक्लियस एट सेंटर और दूसरा क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन के क्लाउड से आपका पास होता है तो उस पर स्कैटरिंग का इफेक्ट नहीं होता, और जब वो न्यूक्लियस से काफ़ी पास से गुजरेगा और जब हेड ऑन कॉलिजन होता है देन बैक स्कैटरिंग भी पॉसिबल है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल दिया जिसमें न्यूक्लियस को डिफाइन किया गया, ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर रहा था। हालांकि कुछ चीज़ें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लाइक स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड अल्फा, जो एटम का डिस्क्रीट वेवलेंथ के रेडिएशन एमिट करता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन आज की डेट में भी हम जो न्यूक्लियस का मॉडल और एटम का मॉडल देखते हैं वो इसी पर बेस्ड है। इसके अलावा रदरफोर्ड ने केमिस्ट्री के एरिया में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया और इनकी इसी वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने के लिए उन्हें 1908 में नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।